गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। वॉइस आ रही है मेरी आप लोग को? यस मैम। तो टुडे इज योर फर्स्ट क्लास। अभी 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, मीन्स 1 मिनट वेट कर लेंगे, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है? मेरी वॉइस ऑडिबल है आप लोग को? यस मैम। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। किसी को हिंदी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम, हिंदी ही सही है। हिंदी सही है? ठीक है। सो आई विल बी टीचिंग यू थर्मल फिजिक्स। ठीक है? थर्मल फिजिक्स का जितना भी कोर्स रहेगा वो मैं कंप्लीट करूंगी, थर्मल फिजिक्स एज वेल एज स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ठीक है? ये दोनों पार्ट्स मैं ही आपका डील करूंगी जैम फिजिक्स के लिए। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थर्मल फिजिक्स में मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपके आईआईटी जैम जेस्ट में मीन्स लगभग कितना इसके मार्क्स आते हैं। ठीक है? कितने मार्क्स का आपका थर्मल फिजिक्स पूछा जाता है? अराउंड जितना मैंने आपके क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, अराउंड 10 to 15 मार्क्स, 10 to 15 मार्क्स आपके पास क्या आता है, थर्मल फिजिक्स आपको पूछा जाता है। ठीक है? 2015 और 16 से पहले स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट नाउ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मींस रिसेंट ईयर्स के अगर आप पेपर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्टैटिस्टिकल के और क्वांटम के कुछ क्वेश्चंस मर्ज करके भी आजकल पूछ रहा है। ठीक है? तो अराउंड 10 to 15 मार्क्स आपके थर्मोडायनेमिक्स के पूछे जाएंगे। अराउंड अगर क्वेश्चंस की बात करें तो अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस यू कैन सी इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स। 5 to 6 क्वेश्चंस। अब हो सकता है कि इस देखिए किसी का माइक ऑन है, तो प्लीज ऑफ कर लीजिए आप लोग। जब आप लोग को कुछ क्वेश्चन पूछना हो या फिर जब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं तो ही आप लोग अपना माइक ऑन करेंगे। ओके? तो आई वॉज टेलिंग यू कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, 5 to 6 क्वेश्चंस अराउंड पूछे जाते हैं। अब हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस इसमें एनईटी टाइप हो, कुछ उसमें से कौन से होंगे एमएसक्यू टाइप होंगे, और आपके कुछ होंगे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस में से आपको मिलेंगे। ठीक है? मींस जहाँ पे आपको 3 चॉइसेस भी करेक्ट करनी पड़ती हैं, 3 पोर्शंस होते हैं आपके जैम के पेपर में। तो ये 5-6 क्वेश्चंस में रेशियो चेंज होता रहता है। मींस हो सकता है आपको एक खाली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ ले, फिर आपको मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर आपको नेट का मींस एनईटी टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है? तो अराउंड 5-6 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, कई बार 7 भी मिल सकते हैं। मींस कुछ कई बार क्या होगा, एक बेसिक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, तो वो क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है? अब देखिए, अब इसके बुक्स की बात करते हैं तो वैसे तो जितना भी यहाँ पे करवाया जाएगा दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, लेकिन आपके पास कोई ना कोई स्टैंडर्ड बुक जरूर होना चाहिए कि रेफरेंस के लिए। मीन्स कई बार क्या होता है कि आपको मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, आपको वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो आप किस बुक से जाके पढ़ सकते हो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। थर्मोक्ले यूल बी यूजिंग, थर्मोक्ले आप यूज करोगे गर्ग बंसल एंड घोष, गर्ग बंसल एंड घोष। ठीक है? वैसे तो कई सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी थर्मोडायनेमिक्स की, तो लेकिन मुझे जो लगता है कि आपके सिलेबस के हिसाब से जो आपको पढ़नी चाहिए दैट इज गर्ग बंसल एंड घोष। मीन्स ये जरूरी नहीं है कि आप मल्टीपल बुक्स ले लो और पढ़ो, किसी को भी नहीं। एक बुक ले लो और उसको डीपली अच्छे से पढ़ोगे तो उसके लिए बेस्ट बुक है आपके पास गर्ग बंसल एंड घोष। और भी कई सारी बुक्स आती हैं, एन सुब्रमण्यम करके भी एक बुक आती है, आई एम राइटिंग एन सुब्रमण्यम।
ठीक है, ये भी आपके पास क्या है, एक बुक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि आप कौन सी पढ़ो, गर्ग बंसल एंड घोष पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए जितना पोर्शन आपका पूछा जाता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, दैट इज कवर्ड इन गर्ग बंसल एंड घोष, वो ऑलरेडी कवर्ड है। अब जो बच्चे एमएससी करते हैं वो लोग आर के पथारिया पढ़ते हैं, तो अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़ना चाहता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को, तो वो किससे पढ़ सकता है, आर के पथारिया से पढ़ सकता है। बट मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आपका एग्जाम फेब में हो जाता है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है, थर्मल फिजिक्स भी पढ़ना है, ऑप्टिक्स भी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना है, मैथमेटिकल फिजिक्स भी पढ़ना है। तो जहां तक मैं आपको, जितना आपको बताया जाएगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, उतना आपके लिए सफिशियंट होगा। और जितना आपके सिलेबस में है वो गर्ग बंसल एंड घोष में भी उतना स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो आपको अगर पढ़ना है तो आप ले सकते हैं। जो भी मास्टर्स करेंगे ऑब्वियसली आप लोग तो फॉलो करेंगे ही आर के पथारिया, बट अभी के लिए जहां तक मुझे लगता है कि उतना ज्यादा नीडेड नहीं है, बट आई एम राइटिंग द बुक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, आर के पथारिया। ठीक है, थोड़ा सा इसकी जो लैंग्वेज है दैट इज डिफिकल्ट, बट अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जितना भी आपके सिलेबस में अभी तक मैंने जितना एनालाइज किए, या फिर पुराने साल के अगर आप लोग भी पेपर देखेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने 8 to 9 चैप्टर्स में आपका जो सिलेबस है उसको मैंने ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, मीन्स आपके कितने मीन्स जो चैप्टर्स हैं उनको मैंने क्या किया हुआ है, किस तरीके से तोड़ा हुआ है, वो मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगी, और थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं सबके बारे में देती जाऊंगी। ठीक है, चलिए वो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपको एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स में आपको क्या लगता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बहुत आइडिया सबको होगा, 11th और 12th में भी आप लोग पढ़ के आते हैं। 11th में बेसिकली सेकेंड बुक में होता है आपका। थर्मल फिजिक्स में क्या डील करेंगे, अब किसके बारे में डील करेंगे, हम हीट के बारे में। हीट के बारे में डील करेंगे। ठीक है, तो हीट के, अब देखिए थर्मल फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है, अगर मैं आपसे पूछूं जैसे आप क्वांटम मैकेनिक्स में, विघ्नेश, ओके, I'll try to speak in English, but there are some students who are not able to understand English also, so I'll have to manage both of them. Okay, so first question is what is thermal physics? तो thermal physics क्या है? ठीक है, दो एक एक्यूरेट आंसर आप या फिर एक यूनिक आंसर आप इस केस में नहीं दे सकते, मींस यू कैन नॉट गिव अ यूनिक आंसर फॉर दिस कि दिस इज द डेफिनेशन एंड वी विल फॉलो दिस। मेनी पीपल हैव मेनी परसेप्शंस और उसके हिसाब से देयर डेफिनेशंस चेंज। मोस्टली अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन थर्मल फिजिक्स वी आर गोइंग टू डील अबाउट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी या फिर चेंज इन एंट्रोपी, मींस इन सारे जो क्वांटिटीज हैं इनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे एंड वील बी डीलिंग अबाउट द चेंज ऑफ दिस। और थर्मल फिजिक्स में, या फिर आप कह सकते हैं वी कैन ऑल्सो से दिस एज थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, कई सारी बुक्स में कहीं पे क्या लिखा रहेगा, इसको थर्मल फिजिक्स इज ऑल्सो सेड एज थर्मोडायनेमिक्स। सो थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स मोशन, मीन्स हीट का मोशन, heat and this is motion. So we'll be dealing about this in the great detail. हम thermodynamics के बारे में, definitions के बारे में we'll be studying in our third chapter. So अभी के लिए हम chapter से start करते हैं. What are the chapters? First chapter will be kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases. See, this is a very easy chapter. इसमें आपने basically in the 11th class you would have learned many postulates about the ideal gas. जो ideal gas के जितने भी postulates होते हैं उनके बारे में आप already पढ़ चुके हैं, उन्हीं को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. We'll be studying them in detail. और some more terms are included here. We'll be reading about Maxwell-Boltzmann speed distribution, Maxwell-Boltzmann speed and velocity distribution. We'll be reading about speed distribution as well as velocity distribution. Means these both are different things. Okay,
don't merge them. Maxwell-Boltzmann speed distribution and Maxwell-Boltzmann velocity distribution. Velocity distribution. We'll be reading both of them, ठीक है? And we'll be reading some common terms like VRMS. VRMS means root mean square speed. VRMS. Postulates of kinetic theory of gases. Postulates. Postulates of kinetic theory of gases. We'll be reading about this and many more, ठीक है? मैं सारे टॉपिक्स को यहाँ पे डिटेल में नहीं लिख रही हूँ, बट विल बी कवरिंग ऑल ऑफ देम. फ्री मीन पाथ वो भी आपका इसी चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा. फ्री मीन पाथ. फ्री मीन पाथ मीन्स दीज आर जस्ट चैप्टर्स. इनके अंदर कई सारे टॉपिक्स आपके क्या होंगे, इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट टॉपिक आपके पास था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वेयर विल बी डीलिंग अबाउट आइडियल गैस. मेनली विल बी डीलिंग अबाउट आइडियल गैस. Next chapter will be, your second chapter will be calorimetry. See, in kinetic theory of gases, till now 3 or 4 questions have been asked. और कहाँ से पूछे गए? Maxwell-Boltzmann speed distribution. Means there is a curve. तो curve आपको पूछा गया है एक बार question में. And sometimes questions in which VRMS is asked, such type of questions are also being asked from this chapter. Okay. Next chapter is calorimetry. Calorimetry. In this chapter only 2 or 3 questions, means अभी तक हमारे पास सिर्फ 2 और 3 questions सबको मिले, but this chapter is very important for the understanding of thermodynamics, because यहाँ पे आपको specific heat के बारे में आप पढ़ेंगे, और calorimetry में आप कई सारे different चीजें पढ़ेंगे, latent heat के बारे में पढ़ेंगे. So all of these things will be covered in calorimetry. Okay, तो जैसे जैसे हम chapter को आगे बढ़ते जाएंगे. किसी का माइक ओपन है? वही देख रही हूँ. हाँ, क्लास थी, क्लास है, देख रही हूँ कौन पढ़ा रही. एक लड़की पढ़ा रही है. बेटा माइक ऑफ कर लो. एक लड़की पढ़ा रही है. ऑब्वियसली आवाज से हमें बुला. मतलब पता नहीं, मुझे मजा नहीं आता लड़की से पढ़ने. नहीं, उस सेंस में नहीं, ऐसा पता नहीं. ये किसका माइक ऑन है? यार ये ऐसे टॉपिक है, मतलब एमटी. हाँ, लड़की के साथ थर्मोडायनामिक्स में पता है, पर मुझे ऐसे अंदर से फीलिंग नहीं आती. टॉपिक के हिसाब से होती है. इलेक्ट्रिसिटी वाला भी सोच सकते हैं. ये कौन है जिसको फील नहीं आता भाई? हाँ, शी शुड लीव, बिकॉज वो यहाँ पे सिर्फ न्यूसेंस क्रिएट कर रही है. उसको ये नहीं पता कि भाई हम पढ़ने क्या वाले हैं. किसी और को भी अगर लगता है कि नहीं पढ़ना तो वो लीव कर लीजिए. अभी तक सबको समझ आ रहा है मैंने क्या बताया आप लोगों को? यस मैम. अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि फीमेल टीचर से पढ़ने में? कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? नो मैम, ऐसा कुछ नहीं. ऐसा कुछ नहीं है ना? ओके, फिर ठीक है. मतलब किसी को हो सकता है क्या पता फील ना आ रहा हो. चलो ठीक है. अब देखो कैलोरीमेट्री में व्हाट विल बी स्टडिंग, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ेंगे, लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे. तो ये सारे कन्वर्जन्स हम कहाँ पे पढ़ेंगे? कैलोरीमेट्री में. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं उसके लिए बेस की तरह काम करेगा, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे आप डिफरेंट टर्म्स के बारे में सीखोगे, टर्म्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन आप सीखोगे, तो तभी आप उनको क्या कर सकते हो, गैस लॉस और थर्मोडायनेमिक्स में आप उनको इजीली अप्लाई कर पाओगे, ठीक है? सो ये आपका सेकेंड चैप्टर था. थर्ड चैप्टर विल बी द गैस लॉस and laws of thermodynamics and laws of thermodynamics.
ठीक है। अब देखिए गैस लॉस में आपने 11th क्लास में अगेन आप लोगों ने पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, वो सारे लॉस के बारे में हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे, गैस लॉस में डिस्कस करेंगे। और अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है बिकॉज बहुत ही बेसिक टॉपिक है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में थर्ड चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और जो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के उसे एप्लीकेशंस के पूछे जाते हैं, ठीक है। मींस यहाँ पे हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ेंगे। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर जहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो एप्लीकेशंस होता है, एप्लीकेशन वाला पार्ट यहाँ पे क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फोर्थ चैप्टर इज कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन में क्या डील करना है हमको, एक तो हमको कार्नोट इंजन पढ़ना है, नेक्स्ट हमको किसके बारे में पढ़ना है, हीट इंजन के बारे में पढ़ना है, और लास्ट हमें किसके बारे में पढ़ना है, रेफ्रिजरेटर के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। मींस यहाँ पे जिसमें चैप्टर्स के नाम लिख रही हूँ, all of the topics will be included inside this. Fifth one is the entropy, the entropy and the second law of thermodynamics and the second law of thermodynamics. ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसके बारे में डील करना है, इंट्रोपी के बारे में। देखिए इंट्रोपी अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आई एम टेलिंग यू कि इंट्रोपी को समझना बहुत इजी नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इंट्रोपी को समझना, बट हम इतने इजी वे में इंट्रोपी को स्टार्ट करेंगे कि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इंट्रोपी के बारे में और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम चैप्टर 5 में डील करेंगे। और इंट्रोपी डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में आपको पूछी जाती है, मींस आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको पूछा जाएगा फाइंड द इंट्रोपी, और ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पास कोई आइसोकोरिक प्रोसेस हो उसमें आपको इंट्रोपी पूछ सकता है, या फिर आपके पास कोई रिवर्सिबल प्रोसेस हो वहां पे आपको इंट्रोपी पूछेगा। तो इन सब के बारे में हमें कहाँ पे डील करना है, इंट्रोपी और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, 5th चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर विल बी thermodynamic potentials, thermodynamic potentials and Maxwell relation and Maxwell relation, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट से लेके 5th चैप्टर तक, फर्स्ट से लेके 5th चैप्टर तक जो आपके पास जितने भी चैप्टर्स हैं वहां पे आप किस में डील करते हैं, इक्विलिब्रियम में डील करते हैं। किस में डील करते हैं, इक्विलिब्रियम में। लेकिन जैसे ही आप थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, आप थर्मोडायनेमिक्स के नॉन इक्विलिब्रियम पार्ट में भी जाते हैं। मींस इसके बारे में हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है क्या। बस अभी के लिए आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो ऊपर वाला जितना भी आपका जो पार्ट है वो किस में डील करता है, आपका इक्विलिब्रियम में डील करता है। मींस अगर मैं आपको बोलूं कि एक बॉडी एक प्रोसेस से, मींस मान लेते हैं एक बॉडी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है बाय सम प्रोसेस, वो प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, एडियाबेटिक प्रोसेस हो सकता है, आइसोकोरिक प्रोसेस हो सकता है, आइसोबारिक प्रोसेस हो सकता है। लेकिन जो आपकी बॉडी एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में जाती है तो वो इक्विलिब्रियम को क्या करके रखती है, मेंटेन करके रखती है, ठीक है। तो ये ऊपर के 5 चैप्टर्स जहां पे भी आप डील करोगे, नॉन इक्विलिब्रियम का कोई भी टर्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट जैसे ही आप कौन से चैप्टर में आते हो, 6th चैप्टर में आते हो, तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत नॉन इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, या फिर ऐसे टर्म्स हम डील करते हैं जहाँ पे नॉन इक्विलिब्रियम में भी थर्मोडायनेमिक्स में डील किया जाता है, ठीक है। नाउ वन क्वेश्चन इज फॉर यू कि आप मुझे ये बताइए कि व्हाट आर द बेसिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है, ये आपके पास आंसर था। अब देखिए जब आपने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ना स्टार्ट किया होगा
क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर आपको किसी भी पार्टिकल की पोजीशन मिल गई, क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन मिल गई, सो व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? इफ यू गॉट पोजीशन तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन से यू कैन फाइंड द फोर्स, मोमेंटम एंड सो ऑन। ठीक है। सिमिलरली जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आपको किसी भी पार्टिकल का वेव फंक्शन मिल गया तो आप उसकी इंफॉर्मेशन वहां से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो यहाँ पे भी आपके पास देखिए, जब आप थर्मोडायनेमिक्स के इक्विलिब्रियम पार्ट में डील कर रहे हैं तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, अगर ये टर्म्स आपके पास पहले से प्रेजेंट है, एंट्रोपी को हम एस से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, एंट्रोपी इज एस। ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, अगर आप इन 4 क्वांटिटीज के बारे में अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, अपना जो सिस्टम है उसके बारे में कंप्लीटली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, 4 बेसिक आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट, ये तो आपके पास तब था व्हेन यू आर इन इक्विलिब्रियम। कहाँ पे है? व्हेन यू आर इन इक्विलिब्रियम। बट व्हेन यू गो टू नॉन इक्विलिब्रियम, जैसे ही आप थर्मोडायनेमिक्स के नॉन इक्विलिब्रियम पार्ट में जाते हैं तो आपको कुछ टर्म्स देखने को मिलते हैं। व्हाट आर द टर्म्स? गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी आपको देखने को मिल सकता है। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी दो आप यहाँ पे भी डील करोगे, बट यहाँ पे भी आपके पास एक टर्म कौन सा आता है? इंटरनल एनर्जी का एक टर्म आता है, इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट वन इज, इंटरनल एनर्जी के बाद आपके पास क्या आता है? इंथैल्पी, एंथैल्पी। एंड वन मोर इज देयर, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। तो इन सब के बारे में हम कहाँ पे डील करेंगे? विल बी डीलिंग इन नॉन इक्विलिब्रियम पार्ट, नॉन इक्विलिब्रियम पार्ट। और इन सब के बारे में आप कब डील करते हो? एक सर्टेन कंडीशन आपको गिवन रहेगी क्वेश्चन में, तब आप किसके बारे में डील करते हैं? इन 4 क्वांटिटीज के बारे में डील करते हैं। यहां तक सबको समझ आया? और जो बहुत डिटेल में है वो तो हम स्टडी करेंगे। ओके। नेक्स्ट 7th टॉपिक इज फेज ट्रांजिशन, द फेज ट्रांजिशन, द फेज ट्रांजिशन। अब मुझे बताइए कि बेसिक आपके पास कितने स्टेट्स ऑफ मैटर है? बेसिक, मैं प्लाज्मा और इन सब के बारे में बात नहीं करी, बेसिक कितने स्टेट्स ऑफ मैटर है आपके पास? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब आपने ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, आपका आंसर शायद सॉलिड, लिक्विड और गैस होगा, है ना? देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो बेसिकली जिनको हम पढ़ते हैं। ठीक है। प्लाज्मा और ये सब हम डील नहीं कर रहे हैं अभी। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आपने किसके बेसिस पे बताया मुझे? ऑन द बेसिस ऑफ अपेयरेंस। अपेयरेंस के बेसिस पे बता रहे हो आप मुझको कि एक सॉलिड है, मींस जहां पे हम आइस का एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्या बोल दिया? लिक्विड, तो लिक्विड में हम वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? गैस, गैस में हम वेपर्स का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है। बट ये आपने किसके बेसिस पे बताया? ये आपने बेसिस, इनका जो बेसिस था दैट वाज फिजिकल अपीयरेंस, ये सब आपका मोस्टली बेसिस था। ठीक है। बट जब हम फेज ट्रांजिशन में डील करेंगे तो फेज ट्रांजिशन में हम इन स्टेट्स के बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे। और डिटेल में कैसे स्टडी करेंगे? मतलब हम इनकी गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, इनकी डेंसिटी के बारे में डील करेंगे, उसके बेसिस पे भी वहां पे क्या होगा? क्लासिफिकेशन होगा। तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैस है, अपीयरेंस के अलावा भी हम कई सारे जो टर्म्स हैं उनके बेसिस में इनको स्टडी करेंगे। तो वही हम किस में डील करेंगे? अपने फेज ट्रांजिशन वाले चैप्टर के अंदर डील करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज, 8th टॉपिक इज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब देखिए, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमको किसके बारे में पढ़ना है? हम स्टैटिस्टिक्स से डील करेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी एक्सपेरिमेंट का आपको बहुत एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे? मान लेते हैं यू हैव अ कॉइन, तो आप कॉइन को क्या करते हो? फर्स्ट टाइम टॉस करते हो। नेक्स्ट मैंने आपको बोला कि सेकेंड टाइम आप टॉस करो। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए और एक्यूरेट प्रोबेबिलिटी चाहिए तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ टाइम्स अपने एक्सपेरिमेंट्स को इंक्रीज कर दोगे। तो नंबर ऑफ टाइम्स जैसे ही आपने अपने एक्सपेरिमेंट को इंक्रीज किया, आपका जो आंसर है वो किसकी तरफ जाएगा? एक्यूरेसी की तरफ जाएगा। इसी के बेसिस पे हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को डील करेंगे और इसके बारे में जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो हम इसी के जब चैप्टर आ जाएगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, वो हम इस चैप्टर में डील करेंगे। बस अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि
इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स टू गेट अ एक्यूरेट रिजल्ट, एक एक्यूरेट रिजल्ट मिलने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, किसका, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। एंड नाइन्थ चैप्टर विल बी, नाइन्थ मतलब दिस इज नॉट अ चैप्टर, हम यहाँ पे कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करेंगे जो इन टॉपिक्स के अंदर मर्ज नहीं किए जा सकते हैं। मींस थर्मोडायनेमिक्स में कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिनको हम इन सब के अंदर नहीं पुट कर सकते, तो उनको हम कहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस में करवा दूंगी, उनको हम वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात सब लोगों को समझ आ गई। चैप्टर्स का डिस्कशन हो गया है, अगर आप बुक्स भी फॉलो करेंगे तो आपको पता होगा कि आपको कैसे कैसे और क्या क्या चीजें पढ़नी है। इतना सबको क्लियर हुआ? यस मैम। डाउट तो नहीं है ना किसी को, समझ आ रहा है ना? ठीक है, अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, आप लोग स्टार्टिंग के ना कुछ पेजेस, ठीक है अंजलि, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि स्टार्टिंग के कुछ 2-3 पेजेस क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्यों आपको छोड़ने स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस, बिकॉज समटाइम्स स्टैटिस्ट मींस जो आपको थर्मोडायनेमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आपको मिलते हैं, तो वो फॉर्मूलेस लास्ट में मैं शॉर्ट नोट्स के तौर पे आपको स्टार्टिंग में लिखवाती रहूंगी, ठीक है। मींस हो सकता है कि एक बार 2016 और 2017 में डायरेक्टली आपसे पूछा गया था आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूलेस जो है मैं वहीं पे भी बॉक्स बना के आपको लिखवाती रहूंगी। एज वेल एज स्टार्टिंग के कुछ पेजेस में हम ऐसी चीजें लिखेंगे जो हमको थर्मोडायनेमिक्स में यूज में आने वाली है, ठीक है। तो नोट्स बनाने से पहले आप स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस क्या कर सकते हैं, यू कैन लीव दोस पेजेस, और 2-3 पेजेस के बाद आप अपना मेन चैप्टर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले मैं भी कुछ मेन चीजें यहाँ पे लिखवा देती हूँ। दीज आर, देखिए थर्मोडायनेमिक्स में जितना मैंने थर्मोडायनेमिक्स में जैम का सिलेबस देखा है, इट इज वेरी इजी, बहुत ज्यादा इजी रहता है, ठीक है। आपको अब मींस जो आपका जो पैटर्न है क्वेश्चंस का, दैट इज फॉर्मूला बेस्ड, मींस जो थर्मोडायनेमिक्स में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हम बहुत ज्यादा डेरिवेशंस वाले पार्ट में ना जाके विल बी ऑल्सो डीलिंग विद दैट, हम सिर्फ क्या करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड डील करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ साथ डील करते रहेंगे, ठीक है। प्लीज बुक्स का नाम सजेस्ट कर दीजिए ये थर्मल फिजिक्स के लिए। ऑलरेडी आई हैव सजेस्टेड द नेम, मैंने फर्स्ट बुक आपको बताई थी गर्ग बंसल एंड घोष। देर आर डिफरेंट बुक्स, आप वैसे तो कुछ भी फॉलो कर सकते हो, बट विच आई लाइक द मोस्ट इज गर्ग बंसल एंड घोष। जो आपके सिलेबस के लिए नीडेड है दैट इज गर्ग बंसल एंड घोष। यहाँ पे कंसेप्ट भी आपको मिल जाएगा और क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, बट आपको जो मॉड्यूल्स मिलेंगे यहाँ से, जो आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। देखिए कई सारे बच्चे क्या करते हैं, मैंने जितना देखा है वो बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। यू डोंट हैव टू कलेक्ट ऑल ऑफ द कंटेंट, व्हाट यू हैव टू डू इज कंटेंट अपना कम रखिए, डू अ लॉट ऑफ रिवीजन, उसका बहुत ज्यादा रिवीजन आपको करना है, ठीक है। जो आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं जैम के एग्जाम से पहले पहले एटलीस्ट 2 बार तो हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट आपके पूरे होने चाहिए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको थर्मोडायनेमिक्स में इतनी डिटेल में चले गए कि आपने ऑप्टिक्स वाला पार्ट छोड़ दिया, ठीक है, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, बिकॉज योर मेन मोटो इज टू क्लियर द एग्जाम। मतलब आपको रिसर्च करनी होगी, आप अपना एमएससी करिए, उसके साथ साथ रिसर्च कर सकते हैं आप जब आपके पास टाइम होगा, बट फॉर द टाइम बीइंग आपको अपना एग्जाम निकालना है सो दैट यू कैन गेट अ एडमिशन इन अ गुड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो उसके लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मुझे एटलीस्ट अभी पता है, तो मैं वो आपको बताती रहूंगी, तो उसको आप लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि कई बार किसी बच्चे को लगेगा कि मैम आपने ये डेरिवेशन नहीं करवाया, वो डेरिवेशन इसलिए नहीं करवा रही हूँ बिकॉज वो आपके लिए नीडेड नहीं है, जो आपको नीडेड है वो कंप्लीट यहाँ पे आपके नोट्स में कवर्ड रहेगा। अदरवाइज आप गर्ग बंसल एंड घोष को ले सकते हैं, आप इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक चीजें मैं यहाँ पे आप लोग को लिखा देती हूँ, दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर। एंड वन मोर थिंग, थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन बच्चे कहाँ पे गलत करते हैं, थोड़ा तो फॉर्मूलेज में मिस्टेक करते हैं। सेकंड, आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन भी अच्छे से नहीं आ रहा होता है कई बार, मीन्स आपको क्वेश्चंस में कुछ और यूनिट गिवन है, आंसर में कुछ और यूनिट गिवन है, और आप उस यूनिट को बिना कन्वर्ट करे ही अपना आंसर निकाल रहे होते हैं, तो आपका आंसर क्या आता है, रॉन्ग आता है। सो आपको हमेशा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये ध्यान देना है दैट योर
conversion, that unit conversion should be correct. So first of all, this is density of water. What is density of water? वाटर की डेंसिटी क्या है? 1000 kg पर मीटर क्यूब. ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेंगी. नेक्स्ट इज फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी. एस्केप वेलोसिटी, what is the formula for escape velocity? This is under root 2g where re is, ये आपका re क्या है? This is radius of earth and this is equal to 6400 किलोमीटर. ठीक है, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट आपके पास क्या है? दिस इज SI यूनिट्स. अब मैं कुछ कुछ चीजों की आपको यहाँ पे SI यूनिट्स यहाँ पे लिखा देती हूँ. SI यूनिट, फर्स्ट लेंथ की SI यूनिट आपके पास क्या है? दिस इज मीटर. नेक्स्ट मास, मास की SI यूनिट आपके पास क्या है? kg, दिस इज किलोग्राम. नेक्स्ट वॉल्यूम की जो SI यूनिट है, वॉल्यूम की SI यूनिट, दिस इज क्यूबिक मीटर. क्यूबिक मीटर. ठीक है, किस तरीके से लिखा रहेगा? दिस इज मीटर क्यूब, या फिर आप कहीं पे क्या यूज किया जाएगा? दिस इज लीटर. लीटर. नेक्स्ट आपके पास है डेंसिटी. डेंसिटी, द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज kg पर मीटर क्यूब. टेम्परेचर, what is the SI unit of temperature? Kelvin. ठीक है, this is Kelvin. Kelvin. Next one is pressure. What is the SI unit of pressure? पास्कल. ठीक है, this is Pascal. ठीक है, अब इसी को कुछ लोग हो सकता है कि न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो प्रेशर को डिफरेंट तरीके से लिखा जा सकता है. बस आपके पास ये होना चाहिए कि आपके पास सारी SI यूनिट्स पता होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं एनर्जी. एनर्जी को कैलोरी में भी मेजर करते हैं, बट व्हाट इज द SI यूनिट फॉर एनर्जी? दिस इज जूल. ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? कुछ बेसिक आपके पास SI यूनिट्स हैं. धीरे धीरे हम जैसे अपना सिलेबस में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको कई सारे और यूनिट्स के बारे में पता चलते जाएगा. तो आप यहाँ पे लिखते रहिए. ठीक है, ताकि आप अपने क्वेश्चंस में मिस्टेक ना करें. नेक्स्ट एक कन्वर्जन यहाँ पे मैं लिखा देती हूँ. दिस इज फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन. सेल्सियस टू केल्विन. तो सेल्सियस टू केल्विन अगर आपको चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? दिस इज डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. So this will be converted to Kelvin. ठीक है, ये आपके पास किस में था? सेल्सियस टू केल्विन. नेक्स्ट आपके पास है नाउ 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन. ठीक है, ये आपके पास ये कन्वर्जन रहेगा. नेक्स्ट इज टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट. डिग्री फ़ारेनहाइट से आपको किस में कन्वर्ट करना है? आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 9/5 प्लस 32. सो दिस विल गिव यू, अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 9/5 से इसको मल्टीप्लाई करिए प्लस 32 एंड यू विल बी गेटिंग टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, ये आपके पास दो कन्वर्जन्स हैं. नाउ टेल मी व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर? 1 atm 273 केल्विन. ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करते हैं देन स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 273 केल्विन मींस 0 डिग्री सेल्सियस. स्टैंडर्ड प्रेशर की अगर आप बात करते हैं देन इट इज 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यू कैन से 10 to the power 5 पास्कल. 10 to the power 5 पास्कल. ठीक है, अब देखिए कुछ बच्चों का कंफ्यूजन रहता है
स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में. दिस इज योर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एंड हियर आई एम राइटिंग नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. व्हाट इज नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर? 37 डिग्री नहीं, सेल्सियस. नॉर्मल टेम्परेचर को आप क्या लेके चलते हैं? आप तो ह्यूमन बॉडी का बता रहे हैं मुझे 37, ठीक है. बट जो नॉर्मल टेम्परेचर आप थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं, दिस इज 20 डिग्री सेल्सियस. अदरवाइज इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन ऑल्सो. और प्रेशर को आप क्या लेके चलते हैं? दिस इज 1 atm. बट इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में. हियर टेम्परेचर इज 273 केल्विन विच मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. और नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब क्या है? या तो 20 डिग्री सेल्सियस गिवन है, अदरवाइज इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. हो सकता है कि एग्जामिनर उस नॉर्मल टेम्परेचर को चेंज करना चाहे तो वो वहां पे क्वेश्चन में चेंज करके आपको इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा, ठीक है. इतनी बात सबको समझ आ चुकी है? यस. ठीक है. तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम. विल बी स्टार्टिंग अवर चैप्टर दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, चैप्टर 1. अभी तक किसी के कोई डाउट्स हैं? सबको समझ आ रहा है? दिस इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. ठीक है. दिस विल बी अवर फर्स्ट चैप्टर जहां पे हम किससे डील करेंगे? विल बी डीलिंग विथ आइडियल गैस. अब देखिए, आइडियल गैस का जो कॉन्सेप्ट है, रियलिटी में आइडियल गैस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है. बट अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, थर्मोडायनेमिक्स में अपनी सिंप्लिसिटी को मेंटेन करने के लिए वी हैव मेड अ टर्म थर्मो मींस हमने के एक टर्म बना रखे हैं आइडियल गैस, ठीक है. उसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं. हो सकता है कि वो पोस्टुलेट्स आपको रियल लगे भी ना. कुछ पोस्टुलेट्स उसमें तो ऐसे हैं कि हमने एजम्पशन ले लिया बट दैट कैन नॉट बी ट्रू, जो ट्रू नहीं हो सकते हैं. बट स्टिल हम आइडियल गैस को स्टडी करने के लिए उन पोस्टुलेट्स के बारे में क्या करते हैं? डील करते हैं, ठीक है. अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एज्यूम करना है. एज्यूम क्या करना है? आप मान लीजिए जिस भी रूम में आप बैठे हुए हैं, आपके पास एक कंटेनर है. उसको एक कंटेनर की तरह आप क्या कर सकते हैं? एज्यूम करते हैं. उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है. किसके पार्टिकल्स? एयर के पार्टिकल्स मान लेते हैं, ठीक है. वो जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या करते रह रहे हैं? मोशन कर रहे हैं. ये बात सब लोगों को, मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है? पहले ये बताइए. यस. यस मैम. ठीक है. तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस समझने के लिए व्हाट यू हैव टू एज्यूम. आप मान लीजिए कि जिस भी रूम में आप बैठे हुए हैं, आप उस रूम को एक कंटेनर की तरह एज्यूम करिए, ठीक है. उस कंटेनर में देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. हाउ मेनी पार्टिकल्स? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस. कॉन्स्टेंटली दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है. हर पार्टिकल एक डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है, एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है. और इन पार्टिकल्स की स्पीड कहां से कहां तक हो सकती है? मींस इन पार्टिकल्स की जो स्पीड है, इट्स रेंज इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. दो इट इज नॉट पॉसिबल. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक पार्टिकल की एनर्जी मींस एक पार्टिकल का स्पीड 0 है और दूसरे का आपके पास इंफिनिटी है. बट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये एज्यूम किया जाता है दैट दीज पार्टिकल्स आर मूविंग विद स्पीड जिनका लिमिट कहां से कहां तक लाई करता है? फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. कॉन्स्टेंटली मोशन कर रहे हैं. नेक्स्ट what you have to assume is जो पार्टिकल्स हैं that are very point mass particles. वो क्या है? बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. जो आपका कंटेनर है उसके सामने जो ये पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या है? छोटे हैं. दिस इज वन ऑफ द एजम्पशंस. नेक्स्ट एक और एजम्पशंस है कि जितने भी पार्टिकल्स आपके रूम पे लाई कर रहे हैं उनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है. पॉसिबल नहीं है ऐसा कि उनका आपस में कोई इंटरेक्शन ना हो. बट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में स्टडी करने के लिए आइडियल गैस को हम ये मान के चलते हैं कि उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में मींस जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके रूम पे प्रेजेंट है उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है दैट इज नेग्लिजिबल. मींस दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन फोर्स लाई नहीं करता है, ठीक है. ये तो आपका क्या हो गया? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. दीज वर ऑल एजम्पशंस. सो वन बाय वन आई विल बी राइटिंग हियर और दोबारा मैं इन सबको क्या करूंगी? एक्सप्लेन करूंगी. तो जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है, अगेन आई विल बी राइटिंग द स्टेटमेंट एंड दैट टाइम आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश. तो वहां पे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग हियर, दीज आर postulates of
This is postulates of काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, इसके हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक postulates के बारे में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग, सपोज वी हैव अ कंटेनर, suppose we have a container of volume V। मान लेते हैं इन द रूम विच यू आर प्रेजेंट, उसका वॉल्यूम आपके पास कितना गिवन है, V गिवन है। सो दिस इज अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V having n identical particles। How many particles are there? n particles। और कैसे particles है? Identical particles। So here I am writing having n identical particles, n identical particles, या फिर आप molecules बोल सकते हैं। ठीक है, having n identical particles, each of mass m। So what are the assumptions? Assumptions आपके पास है, suppose we have a container, एक container आपके पास present है having n identical particles each of mass m। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके पास एक container यहाँ पे draw करती हूँ। Let this be our container। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, container है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग भी draw कर लीजिएगा। Let this be my container whose volume is V and which contains n identical particles, each of mass m। So this is my container। Next, अब हम क्या start करते हैं, इसके postulates के बारे में one by one I'll be writing and explaining। This is container and these are gas molecules। These are gas molecules। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पे देखिए एक मिनट आप लोग प्लीज वेट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे थे कि हम किसके बारे में पढ़े थे, वी आर स्टडिंग अबाउट अ कंटेनर हुज वॉल्यूम इज V हैविंग n आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पोस्टुलेट, my first postulate is the molecules behave as point particles as compared to the volume of container। ठीक है, तो फर्स्ट पोस्टुलेट आपके पास क्या है कि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं दैट द पार्टिकल्स जो आपके पास आपके रूम पे प्रेजेंट है या फिर कंटेनर के इनसाइड प्रेजेंट है, दीज आर पॉइंट पार्टिकल्स। पॉइंट पार्टिकल्स है, इसका मतलब क्या है, इनका जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगा दैट विल बी वेरी लार्ज। मींस दो पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है दैट विल बी वेरी लार्ज बिकॉज दीज आर बिहेविंग लाइक पॉइंट पार्टिकल्स। सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम, द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी वेरी लार्ज।
सो द यहां से आपको क्या रिजल्ट मिलता है? द रिजल्ट इज इट मीन्स दैट the intermolecular distance is very large as compared to the size of molecule ठीक है। अब देखिए आप इसको इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं दीज आर पॉइंट पार्टिकल्स होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स आपके पास गैस के प्रेजेंट हैं उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मींस द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज very large compared to the size of the molecule. This is your first postulate. Second postulate is the molecules are in constant motion in all possible directions ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स आपके कंटेनर के अंदर प्रेजेंट हैं दीज आर कॉन्स्टेंटली मूविंग हियर एंड देयर, हर डायरेक्शन में जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शंस है हर डायरेक्शन में आपका पार्टिकल क्या कर रहा है? कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। दिस इज योर सेकेंड एजम्पशन। थर्ड पोस्टुलेट आपके पास क्या है? पोस्टुलेट सी, दिस इज each molecule is colliding with each other and with the walls of container ठीक है। these collisions are elastic in nature ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट आपको क्या बोलता है? that each of the particles is colliding with each other. Second postulate is saying that the molecules are in constant motion in all possible directions and when they are doing motion means जब वो Brownian motion को कर रहे हैं these are colliding with each other as well as with the walls of the container. ठीक है, एक दूसरे से भी कोलाइड करते हैं और जो कंटेनर की वॉल्स हैं उससे भी ये क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। नाउ कोलिजन्स आर ऑफ टू टाइप्स आपके पास कौन से? एक तो इलास्टिक कोलिजन्स एंड एक नॉन इलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है, सो हियर इट इज मेंशन्ड दैट दीज कोलिजन्स आर इलास्टिक इन नेचर, दो इट इज नॉट पॉसिबल कि इलास्टिक कोलिजन हो बिकॉज एनर्जी का लॉस तो वहां पे होगा, बट they are assuming that the collisions are elastic in nature. तो elastic collision होने का मतलब क्या है? That the kinetic energy of the particles is conserved. So here I am writing in elastic collision kinetic energy is conserved. Kinetic energy energy conserved है, that means initial kinetic energy is equal to final kinetic energy. So this implies initial kinetic energy is equal to final kinetic energy of the particle. This is your third assumption. अब यहाँ पे देखिए आपके पास हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे here we are talking about, या फिर आप लिख सकते हैं here we are taking the walls and the molecules to be rigid in nature,
ठीक है, यहाँ पे आप वॉल्स और मॉलिक्यूल्स को कैसे लेके चल रहे हैं, रिजिड लेके चल रहे हैं। मींस दो पॉइंट्स के बीच, रिजिड होने का मतलब क्या है कि दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नॉट चेंजिंग। एज्यूम कर लेते हैं आपके पास कोई भी पेन प्रेजेंट होगा, पेन में देखिए दिस इज ऑल्सो अ रिजिड ऑब्जेक्ट। कैसे? बिकॉज जो दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है दैट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो ये आपका कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दिस इज अ रिजिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, this is your third postulate. What is the next postulate? Postulate D. This is postulate D is there is no intermolecular force of attraction there is no intermolecular force of attraction among the gas molecules and between the walls of container, ठीक है। अब देखिए फोर्थ स्टेटमेंट में, फोर्थ पोस्टुलेट में आपको क्या बोला जा रहा है, दैट देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब यहां से क्या निकल के आता है, इट मींस दैट the molecules do possess only translational kinetic energy. And no potential energy. ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट में आपको क्या बोला गया है, दैट देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। मींस जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स आपके कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है उसमें कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। मींस दो पार्टिकल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन का फोर्स आपके पास प्रेजेंट नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, इट मींस दैट मॉलिक्यूल्स डू पोजेस ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये है कि जहां पे इंटरेक्शन प्रेजेंट नहीं है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी वहां पे प्रेजेंट है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए अगर आप किसी बॉल को एक पॉइंट से दूसरी जगह पे फेंकते हैं, ठीक है, so it goes by a projectile motion. If I throw a ball from one point to the other, it goes by a projectile motion, because here we are including gravitational force also and different other forces also. But in case of this postulate D में अगर आप देखो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या लिखा है, only translational kinetic energy. That means no projectile motion. The points are moving, जो भी आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं those are moving in straight line, और वहां पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आपके पास नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन फोर्स हमने लिया ही नहीं है। ये बात सबको समझ आ चुकी है? दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस डील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन मोर पोस्टुलेट इज देयर, दैट मॉलिक्यूल्स, postulate E, this is molecules. मैम Yes, बताइए। सी वो जो पॉइंट है कि वॉल्स और मॉलिक्यूल्स आर रिजिड इन नेचर, अगर वो रिजिड नहीं होंगे, अगर टाइम के साथ चेंज करेंगे तो क्या ये सारे पोस्टुलेट वहां पे अप्लाई नहीं होंगे? नहीं, आप देखिए ये पोस्टुलेट, अब देखिए ये डाउट ना हर क्लास में जितनी भी बार मैंने बहुत सारे लोगों को जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स बताए, मैं सेम पैटर्न में ही लिखवाती हूँ और बहुत सारे लोगों को ये डाउट आता है। डाउट ये है आपका कि क्या थर्ड पोस्टुलेट में ये सब पॉसिबल नहीं होगा। अब देखिए ये पोस्टुलेट्स हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, आइडियल गैस के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आइडियल गैस को जिसने ये एजम्पशंस लिए थे, दीज आई कैन नॉट चेंज। पहली बात तो मैं इन एजम्पशंस को चेंज नहीं कर सकती।
जिन लोगों ने मान लिया कि हम आइडियल गैस में इस तरीके से फॉलो करेंगे, अब देखिए पॉइंट डी विच आई हैव रिटन, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप मुझे बताइए कि आपके रूम में जो गैस प्रेजेंट होगी, जो गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, क्या वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है? ऑब्वियसली है। बट ये उनका एजम्पशन है, उन्होंने मान के चले हुए हैं कि हम इसी तरीके से आइडियल गैस को स्टडी करेंगे। बस ये है, जो आप उसको रियल लाइफ से मीन्स जो आप रियल लाइफ से कंपेयर करने की कोशिश करोगे या फिर रियल गैस से कंपेयर करने की कोशिश करोगे, तो वो कंपेयर नहीं हो पाएगा, बिकॉज दीज ऑल पोस्टुलेट्स आर ओनली फॉर आइडियल गैस। रियल गैस के बारे में हम अभी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। इसलिए तो जब आपने आइडियल गैस के बाद यू रीड द करेक्शंस, correction in volume and correction in pressure term for real gas, तो इन्हीं assumptions के wrong होने की वजह से हम क्या पढ़ते हैं, रियल गैस के बारे में स्टडी करते हैं और आइडियल गैस में कुछ ना कुछ करेक्शंस करते हैं। समझ आई ये बात? यस मैम। ठीक है। वो मान के चले हैं कि वॉल्स को हमें रिजिड लेना है, अगर रिजिड नहीं ले रहे हैं तो सिनेरियो कुछ और होगा, बट दे आर एज्यूमिंग दैट द वॉल्स आर रिजिड इन नेचर। आई एम नॉट एज्यूमिंग, यू आर नॉट एज्यूमिंग। जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, दोज हैव एज्यूम्ड दैट दीज आर रिजिड इन नेचर, और तब से ये आइडियल गैस का कंसेप्ट चला हुआ आ रहा है। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मॉलिक्यूल्स डू ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसीलिए तो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि जो आइडियल गैस का कंसेप्ट है दैट इज हाइपोथेटिकल इन नेचर। आइडियल गैस जैसा तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो हमारा मानना है। कुछ गैसेस को इजीली पढ़ पाने के लिए हमने उसको क्या लिया हुआ है, आइडियल गैस हम मान के चलते हैं। ठीक है। तो सबको ये पोस्टुलेट समझ आ गए? नेक्स्ट वन बेसिक कंसेप्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट मोल। मोल, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय n। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ टेल मी व्हाट डज मोल मीन्स। मोल का मतलब यहाँ पे क्या है? इन वन मोल हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कंटेन्ड? एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 into 10 to the power 23 atoms. ठीक है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, समटाइम्स इट विल बी रिटन इन द क्वेश्चन दैट n moles of atoms, n mole of atoms। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलेगा n mole of molecules। मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई ऐसा लिख दे n mole of balls। चाहे किसी का भी आपको मोल निकालना हो, दैट मीन्स एक मोल में कितने आपके पार्टिकल्स कंटेंट है, कितने आपके एटम्स कंटेंट है, कितने मॉलिक्यूल्स कंटेंट है, दैट इज 6.023 into 10 to the power 23। ठीक है। दिस इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। ये जो नंबर अभी मैंने बोला, दिस इज एवोगैड्रो नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर, एग्जाम्पल इज if someone says 1 mole of pen, 1 mole of pen, तो एक मोल ऑफ पेन का मतलब क्या है? हाउ मेनी पेन्स विल बी कंटेन्ड इनसाइड दिस 1 मोल? दिस इज 6.023 into 10 to the power 23. Just for example I am telling you, because in different questions sometime it will be written atoms, sometime it will be written molecules, so you should not get confused by this. किसी का भी 1 mole बोल दे, that means it contains 6.023 into 10 to the power 23 particles, or like this. Okay, so this is, I'm writing this much pen. If in some question it is written 1 mole of atoms, 1 mole of atoms, तो इसका मतलब क्या है? 1 mole of atom का मतलब क्या है? This means 6.023 into 10 to the power 23 atoms. 23 atoms. In some question it will be written like this: 1 mole of molecules. 1 mole of molecules. ठीक है। तो 1 mole of molecules का मतलब क्या है? This is 6.023 into 10 to the power 23 molecules. So आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। 1 mole का मतलब है means this contains 1 mole contains 6.023 into 10 to the power 23 particles, whatever the particle be. Okay, so where I'm writing where this 6.023 into 10 to the power 23, this is known as Avogadro number.
Avogadro number. And this is represented as, कहीं पे भी आपको Avogadro number represent करना है, then it is represented as Na. Okay. Therefore, I'm writing n mole of molecules. अभी तक हम 1 mole की बात कर रहे थे. Now I'm talking about n mole of molecules. This is n mole of molecules. This means n multiplied by 6.023 into 10 to the power 23 molecules. Or this can be written as n multiplied by Na. So directly I can write n, and this is n number of moles, and this is our Avogadro number. तो आपको पता चल जाएगा n mole of molecules में this much number of particles are present. So from here I'm writing, let the total number of particles be capital N. So this is equal to n into Na. Here I'm writing, this is important point, तो यहाँ पे आप इसको mark करके लिख लेंगे, where capital N represents total number of particles. Because यहाँ पे देखिए ना 1 मोल किसके बराबर था, 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स के बराबर था. मींस इतने पार्टिकल्स इसमें कंटेन्ड है, मींस दिस इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटेन्ड इन 1 मोल. Similarly, if I'm talking about n mole of molecules, then n multiplied by Na means n multiplied by Avogadro number gives you total number of particles. So these are total number of particles. This small n represent moles, and Na, just I told you, this Na is Avogadro number. ठीक है, तो इसको आप लोग मार्क कर लेंगे. This is important. Because ये point आपका definitions में directly use होगा. ठीक है. Next one is, what is molar mass? This was mole. Next I'm telling about molar mass. What is molar mass? What does molar mass means? The total mass of atom. Total mass of atom, it cannot be said as total mass of atom. एक मोल ऑफ जो पार्टिकल्स हैं, एक मोल का जो मास होगा, that is known as molar mass. Means molar mass is defined as the mass of 1 mole of substance. So here I am writing, means अभी तक हम मोल के बारे में पढ़े थे. एक मोल सब्सटेंस का जो मास होगा उसी को क्या बोला जाता है, मोलर मास बोला जाता है. Means it is defined as the mass of 1 mole of substance. देखिए, I'm not talking about the total mass. I'm just talking about molar mass. Total mass कितना होगा? There are total n number of particles. मान लेते हैं कि एक पार्टिकल का मास स्मॉल m है, तो स्मॉल m multiplied by this capital M will be your total mass. But I am telling you about molar mass. What is molar mass? It is defined as the mass of 1 mole of substance. 1 mole of substance. ठीक है. Therefore, let mass of 1 molecule. मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल का मास कितना है. Let this be small m. This is mass of 1 molecule. Next, I am saying mass of Na molecules. Because एक मोल में कितने particles हैं? Na particles are present. So this small m multiplied by this Avogadro number will give you molar mass. Therefore, I can write molar mass is written as this small m multiplied by Avogadro number. Because एक मोल में कितने atoms present है? Avogadro number के equal numbers आपके पास present है. This multiplied by एक particle के mass से जब आप इसको multiply करोगे, then you will be getting molar mass. And this is your molar mass.
अब देखिए यहाँ से व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ Na, अगर आप Na का डेफिनेशन लिखते हैं देन इट इज कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, ठीक है. एंड फ्रॉम हेयर इफ यू राइट द डेफिनेशन ऑफ Na देन इट इज Na इज इक्वल टू, बिकॉज मैं यहाँ पे इसलिए लिखवा रही हूँ बिकॉज आगे चल के हम इन दोनों को क्या करने वाले हैं, इक्वेट करने वाले हैं. सो Na इज इक्वल टू, यहाँ पे किसके बराबर है Na, दिस इज कैपिटल N अपॉन स्मॉल n. अंडरस्टूड? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? सो नेक्स्ट वन इज, ठीक है किशन, ओके. नेक्स्ट वन इज, अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू अबाउट मोल. नेक्स्ट कंसेप्ट वाज मोलर मास, और मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, दिस इज कैपिटल M. मोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट इट बाय स्मॉल n. सो दिस वाज अवर मोलर मास. नेक्स्ट इज अनदर डेफिनेशन ऑफ मोल. अनदर डेफिनेशन ऑफ मोल. मोल का एक और डेफिनेशन है. अब मोल का डेफिनेशन कैसे आएगा? अभी देखिए हमने यहाँ पे दो फॉर्मूलेस पढ़े. इन्हीं के बेसिस पे व्हाट वी कैन डू, वी कैन इक्वेट बोथ द वैल्यूज ऑफ Na की दोनों वैल्यूज को हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं. सो इक्वेटिंग बोथ द वैल्यूज ऑफ Na, व्हाट वी विल गेट कैपिटल N डिवाइडेड बाय स्मॉल n. यही था हमारे पास, कैपिटल N डिवाइडेड बाय स्मॉल n. दिस इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m. ठीक है, तो ये आपके पास था. नाउ व्हाट वी हैव टू टेल, हमको यहाँ से डिराइव क्या करना है, डेफिनेशन ऑफ मोल. तो हमको इस n की वैल्यू यहाँ से क्या करनी है, डिराइव करनी है. सो दिस n इज इक्वल टू, n किसके बराबर आ गया, दिस इज स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय n डिवाइडेड बाय m. नाउ दिस इज, अब देखिए दिस इज योर मोल, this is mass of one particle, these are total number of particles divided by molar mass. Now अब यहाँ पे मेरे को एक बार यहाँ पे देखिए, स्टेटमेंट को देखिए. ये आपके पास जो स्मॉल m है ये एक पार्टिकल का मास है. n आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं. तो एक मास जो पार्टिकल का एक मास अगर आप टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको टोटल मास मिल जाएगा. सो दिस इज टोटल मास, दिस इज total mass divided by this capital M. यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, this represents molar mass. So this is molar mass. तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन, मोल की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, मोल की डेफिनेशन आपके पास बन जाएगी स्मॉल n, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ वन पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स divided by molar mass, and this is total mass upon molar mass. Total mass upon molar mass. Molar mass. यहां तक किसी को कोई डाउट है? इतना समझ आया कि मोल की दूसरी डेफिनेशन कैसे निकल के आई हमारे पास? Yes. ठीक है. Next, I'm writing a question for you. The question is, let it be example. ठीक है, example ले लेते हैं हम. Example 1. This is find the mass of one molecule. Mass of one molecule of H2. H2 के एक मॉलिक्यूल का मास आप लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है. अब देखिए बहुत सारे बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है. जो आपके पास पीरियोडिक टेबल होता था, पीरियोडिक टेबल में जो मास गिवन रहता है दैट इज गिवन इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट में आपको मास गिवन रहता है. ठीक है, और जो क्वांटिटीज हम यूज करने वाले हैं, अब देखिए केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. यहाँ पे हम मास को AMU में यूज नहीं करेंगे, हम उसको किस में यूज कर रहे होंगे, ग्राम में यूज कर रहे होंगे. ठीक है, तो एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये नेक्स्ट वाला आप लोग खुद से ट्राई करेंगे. एग्जाम्पल 1 इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2. अगर आपको कोई बोलता है H2 के एक मॉलिक्यूल का मास हमको बताओ. अब देखिए H2 में हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर, 2 protons are there, this is mass of proton. Plus how many number of electrons are there, this is
mass of electrons because two number of electrons are present. ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा this is for proton and this is for electron. What is the mass of proton? प्रोटॉन का मास आपके पास कितना है? दिस इज 1.6 into 10 to the power minus 27 kg. ठीक, नेक्स्ट आपके पास क्या है? अब देखिए अगर आप पीरियोडिक टेबल से इसको निकालेंगे तो वो भी आपके पास आ जाएगा, बट व्हाट आई टोल्ड यू कि यहाँ पे आपको किसमें इसको अपने आंसर्स को निकालना है, यू हैव टू फाइंड इन ग्राम्स, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आप मॉलिक्यूल का मास फाइंड आउट करेंगे, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर फाइंडिंग द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. सो दिस टाइम आप सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स के मास को कंसिडर करेंगे एंड यू विल बी नेग्लेक्टिंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस देन दैट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन. तो हम उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं. ठीक है, दो नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए बट नेग्लेक्ट करके हम इसको अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो हियर आई एम राइटिंग मास ऑफ one molecule of H2, one molecule of H2. So this is equal to 2 multiplied by mass of proton. Now what is mass of proton? This is 2 multiplied by 1.6 into 10 to the power minus 27. तो यहां से आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? दिस इज 3.34 into 10 to the power minus 27 kg. ये आपके पास आ जाएगा आंसर. नाउ नेक्स्ट इज मोलर मास ऑफ H2 गैस. यहां तक सबको समझ आया? Yes. ये किसका मास था? बताना, ये किसका मास था मुझे? This was H2 mass of one molecule of H2. Now if I ask find the molar mass of H2 gas, this is my question. Molar mass of H2 gas. Just I told you molar mass का मतलब क्या होता है? mass of 1 mole of substance. तो यहाँ पे हमने एक का मास निकाल दिया, H2 के एक मॉलिक्यूल का मास निकाल दिया. So can we find the mass for 1 mole of substance? क्या निकाल सकते हैं आप लोग इसे? यस मैम. कैसे निकालेंगे? देखिए एक पार्टिकल का मास कितना है? एक मोल का जो एक मॉलिक्यूल है उसका मास आपके पास कितना है? दिस इज 3.34 into 10 to the power minus 27. फाइंड क्या करना है? यू हैव टू फाइंड मोलर मास. अब मुझे बताइए एक मोल में कितने आपके पास पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं? देयर आर 6.023 into 10 to the power 23 particles present in 1 mole. So from here you can find the molar mass. This was mass of one molecule and these are total number of molecules. Means total number of molecules मतलब कितना? एक मोल के बराबर. So when you multiply these तो आपको आंसर क्या मिलेगा? This is आंसर आप लोगों को मिल रहा होगा. This is 20.116 multiplied by 10 to the power minus 4 kg per mole. इसी तरीके से आपके पास क्या आएगा? आंसर आएगा. अब मैंने आपको बोला था आपको आंसर अपना किस में देना है? आपको आंसर ग्राम्स में देना है. सो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ग्राम में आंसर आ रहा होगा आपके पास. दिस इज 2.011 इस तरीके से सो ऑन 11682 ग्राम पर मोल. ठीक है, केजी पर मोल को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया है? ग्राम पर मोल में कन्वर्ट कर दिया एंड दिस विल बी योर आंसर. दिस इज मोलर मास ऑफ H2 गैस. बिकॉज एक मॉलिक्यूल था तो वो H2 का मॉलिक्यूल था. अगर कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं व्हाट दे विल बी मेकिंग गैस. सो दिस इज मोलर मास ऑफ H2 गैस. ये बात सबको समझ आई? यस मैम. ठीक है, नेक्स्ट. मैम वहाँ पे 27 होगा. सॉरी 27 हो जाता है कई बार लिखने में मिस्टेक, तो आप लोग मुझे बता देंगे एक बार. दिस इज 27. ऊपर 27 है, हाँ यहाँ पे भी आ जाएगा 27. ठीक है, बाकी कंसेप्ट सब लोगों को समझ आ चुका है कि कैसे निकालना है मोलर मास का मतलब क्या होता है.
नेक्स्ट टॉपिक पढ़े। Yes, ma'am. This is pressure exerted by gas. Pressure exerted by gas. अब देखिए प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस का मतलब क्या है। हमने अभी पढ़ा था इन द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस व्हाट वी हैव स्टडीड कि सारे पार्टिकल्स रेंडमली क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग मोशन, दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब जब पार्टिकल्स वॉल से कोलाइड करेंगे सो दे विल बी क्रिएटिंग सम प्रेशर, वहां पे वो क्या करेंगे, कुछ प्रेशर क्रिएट करेंगे। अब देखिए मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक पार्टिकल है, लेट अस अस्यूम दैट वी आर हैविंग वन पार्टिकल। तो जब वो जा रहा है उसका मोमेंटम कुछ और होगा और जब वो वापस आ रहा है उसका मोमेंटम कुछ और होगा। दैट मीन्स वो वॉल्स पे क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। फोर्स एक्सर्ट कर रहा है दैट मीन्स वहां पे क्या आपके पास डेवलप होगा, प्रेशर विल बी क्रिएटेड। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस का मतलब ये है कि जिस गैस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो कांस्टेंट मोशन की वजह से एंड ड्यू टू कोलिजन्स वो वॉल्स पे क्या कर रही है, प्रेशर क्रिएट कर रही है। उसके बारे में ही हमको क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, सो स्टेटमेंट आई एम राइटिंग, स्टेटमेंट इज द प्रेशर ओरिजिनेट्स because of the collision of gas molecules, because of the collision of gas molecules with the walls of container, ठीक है। प्रेशर किसकी वजह से ओरिजिनेट हो रहा है, जो कोलिजन्स हो रहा है गैस का उसकी वजह से आपका प्रेशर ओरिजिनेट हो रहा है। डायरेक्टली आई एम राइटिंग द फॉर्मूला बिकॉज डेरिवेशन वाले पार्ट में हमारे बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। इफ यू वांट टू सी द डेरिवेशन तो गर्ग बंसल एंड घोष में मोमेंटम लेके प्रेशर का जो फॉर्मूला है दैट इज डिराइव्ड। ठीक है, 2 पेजेस में लगभग वहां पे आपको ये डिराइव किया गया, बट दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर अस, तो डायरेक्टली आई एम राइटिंग हियर द प्रेशर जो एक्सर्ट करती है वॉल, जो एक्सर्ट करती है गैस ऑन द वॉल्स दैट इज 1/3 स्मॉल m कैपिटल M, दिस इज V स्क्वायर एवरेज डिवाइडेड बाय V। ठीक है, ये क्या है, प्रेशर है जो कौन एक्सर्ट कर रही है, गैस एक्सर्ट कर रही है, कहां पे, कंटेनर के वॉल्स पे। वेयर यू कैन राइट, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, वेयर P is equal to pressure जो एक्सर्ट कर रही है गैस। नेक्स्ट V is equal to volume of container, volume, M is mass of one particle, ठीक है, और यहाँ पे N आपके पास क्या है, these are total number of particles, N is equal to number of particles or you can write total number of particles, ठीक है, और यहाँ पे V स्क्वायर एवरेज। अब ये V स्क्वायर एवरेज क्या रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में देखिए, दिस इज V स्क्वायर एवरेज। इसका मतलब आपके पास क्या है, अब देखिए जो आपके पास पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं कंटेनर के अंदर, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स, सम पार्टिकल्स आर मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड द अदर पार्टिकल्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मींस नेगेटिव डायरेक्शन। अगर आप इनका स्क्वायर नहीं करोगे तो आप यहाँ पे कुछ भी मींस अगर आप कुछ पार्टिकल्स आपके क्या कर सकते हैं, हम मान के चल रहे हैं कि दीज आर मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड सम आर मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो इफ यू आर नॉट स्क्वायरिंग देम तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इनको स्क्वायर करते हैं देन इसका एवरेज निकालते हैं। मान लेते हैं द फर्स्ट पार्टिकल हैज वेलोसिटी v1, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। नेक्स्ट v2 स्क्वायर, नेक्स्ट v3 square, sorry this is v3 square plus up to vn square, means जितने भी number of particles हैं
आपके पास हाउ मेनी पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट थे आपके पास, n पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। सबकी वेलोसिटीज का हमने क्या कर दिया है, स्क्वायर निकाल दिया है। डिवाइडेड बाय, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप एवरेज कर रहे हैं। एवरेज कैसे किया जाता है, जितने भी आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर देयर, टोटल n number of observations are there because total n number of particles are there, therefore n number of observations are also present। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ v स्क्वायर एवरेज। नेक्स्ट देखिए, जो आपके पास प्रेशर की डेफिनेशन थी, दिस यू कैन कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम ऑल्सो, या फिर डेंसिटी के फॉर्म में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नाउ सी, अब यहाँ पे आपके पास है इफ, मैम यस, पूछिए। ऑफ गैस से, कहाँ से, अ गैस से, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मैम जो लिखा है मास ऑफ वन पार्टिकल और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास ऑफ गैस ही आएगा, तो क्या उसको वहां से रिप्लेस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वही तो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। किस प्रेशर को आप किसके टर्म्स में भी लिख सकते हो, डेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो, बिकॉज डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो दिस विल बी द टोटल मास एंड दिस विल बी द वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप इसको डेंसिटी से भी रिप्लेस कर सकते हो। मीन्स in some question this information is given and in some question directly density is given, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला सेकेंड यूज करोगे। वही मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट वही मैं लिखने जा रही थी। नेक्स्ट इज if rho is the, if rho is the density of gas, is if rho is the density of gas, अगर गैस की डेंसिटी कितनी है, रो है। अब देखिए रो किसके बराबर होता है, मींस डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो हियर आई कैन राइट टोटल मास अपॉन वॉल्यूम, या फिर आप लिख लीजिए टोटल वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज टोटल मास, अगर आप यहाँ पे जाएंगे देन स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिस विल गिव यू टोटल मास। सो स्मॉल m means mass of one particle multiplied by total number of particles, this will give you total mass divided by total volume, and total volume is v। this you can replace in equation 1। तो जैसे ही आप इसको equation 1 में replace करोगे, what you will be getting, p is equal to 1/3 rho v square average, v square average। तो इस फॉर्म में भी आपको हो सकता है कि क्वेश्चन में गिवन हो, सो यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन इन दिस फॉर्म ऑल्सो। यहां तक सबको समझ आया? Yes, ma'am. नेक्स्ट स्टेटमेंट अब मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ, इफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इफ द, अब देखिए प्रेशर आपको पता चल गया, अब हम किसके बारे में डील कर रहे हैं, एनर्जी के बारे में डील कर रहे हैं। नाउ यू नो कि आइडियल गैस में देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये एजम्पशन है। एजम्पशन क्या है, there is no intermolecular force of interaction, therefore no potential energy in case of ideal gas। okay, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी ideal gas present नहीं है। so here I am writing means यहाँ पे कोई भी आपके पास potential energy present नहीं है। if the translational kinetic energy, translational kinetic energy of the gas is E, of the gas is E। मान लेते हैं ये तो आपके पास क्या था, this was the pressure। now what I have assumed that translational kinetic energy of gas is E, then what is the formula, then for one molecule, अगर आप सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, देन दिस एनर्जी E कन्वर्ट्स एज, दिस इज 1/2 m v स्क्वायर एवरेज। यही आपके पास क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, ये किसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग फॉर वन मॉलिक्यूल। देखिए रिप्रेजेंटेशन से आप लोग परेशान नहीं होंगे,
अगर गैस के लिए बोल रहा है तो आप तब भी मैंने यहाँ पे ई लिया हुआ है, एक मॉलिक्यूल की बात करें तब भी मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, ई लिया हुआ है। लेकिन जब आप यहाँ पे देखिए जब गैस की बात करेगा तो यहाँ पे सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्लूडेड होंगे, बट जब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा होगा तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक पार्टिकल आया हुआ है। ठीक है, तो ये बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। क्वेश्चन में आपको वो डायरेक्टली पूछेगा, मींस क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा कि गैस के बारे में पूछ रहा है या फिर मॉलिक्यूल के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपका चेंज होगा, लेकिन ई तो आपके पास रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ना, एनर्जी को तो हम ई से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ ई से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैम आपने गैस को भी ई लिख दिया और मॉलिक्यूल को भी ई लिख लिया। अब जहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूल है वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक मास आ रहा है, लेकिन जब हम गैस की बात करें तो वहां पे सारे टोटल पार्टिकल्स लिखा होगा। ठीक है, बस ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फॉर वन मॉलिक्यूल, मैंने उसके सामने स्पेसिफाई कर दिया कि ये एक मॉलिक्यूल की बात चल रही है। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन, इसको हम मान लेते हैं, ऊपर हमारे पास ये था इक्वेशन सेकंड, और इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। सो वर नेक्स्ट स्टेप इज, अगला स्टेप हमारे पास क्या है, सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड। सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, अगर हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, व्हाट वी विल बी गेटिंग, वी विल बी गेटिंग PV इज इक्वल टू 2/3 E। ये हमारे पास क्या आएगा, एक रिलेशन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल के लिए लिखा गया है तो ये एनर्जी किसके लिए हो जाएगी, एक मॉलिक्यूल के लिए। अगर गैस की बात की जाएगी तो इसी E की जगह पे क्या आ जाएगा, एनर्जी ऑफ टोटल गैस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, और वी कैन राइट E इज इक्वल टू 3/2 PV, या फिर आप क्या लिख सकते हो उसको, 3/2 PV लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, अब देखिए बस एक और चीज मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, एक और चीज हमारे पास क्या है, दिस इज PV इज इक्वल टू NRT। क्या हर किसी को आइडियल गैस के बारे में आइडिया है, थोड़ा बहुत आइडिया है, मतलब कि PV इज इक्वल टू हम क्या लिखा करते हैं, NRT लिखते हैं, और इसी को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज NKBT। मीन्स अगर आइडियल गैस नंबर ऑफ मोल के टर्म्स में गिवन है तो NRT हम पुट करेंगे, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में हमको आइडियल गैस गिवन है देन वी विल बी राइटिंग NKBT। इससे ज्यादा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बस अभी के लिए इतना सफिशिएंट है कि PV इज इक्वल टू NRT लिखते हैं, एंड PV इज इक्वल टू NRT इज एप्लीकेबल when we are talking about moles। मीन्स गैस के मोल्स के बारे में अगर बात कर रहे होंगे तो NRT यूज करेंगे, and when we are talking about total number of particles of a gas then we will be using PV is equal to NKBT। these both are your ideal gas equation। बाद में चल के हम इसको डिराइव भी करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ आप लोगों को इतना पता करना है कि ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, यहां तक किसी के कोई डाउट्स हैं? हेलो मैम। ठीक है, हेलो तो मैम। एक बार मैं हाँ यस मैम वो जो आपने लिखा PV इज इक्वल टू 2/3 E, एक सेकेंड, हाँ PV इज इक्वल टू 2/3 E। हाँ, इसका मतलब क्या, हम अगर कंटेनर कंटेनर का वॉल्यूम हमको पता है और उसमें लगने वाले प्रेशर हमको पता है, तो क्या हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं आप एनर्जी। अब देखिए क्वेश्चन में हो सकता है आपको बोलेगा, देखिए प्रेशर क्या है आपके पास, जो गैस मॉलिक्यूल्स दीवार पे जो आपके जो वॉल्स हैं उस पे जो प्रेशर लगा रही हैं, वॉल्यूम आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, या फिर आप वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ले लो। ठीक है, अब ई आपके पास क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेके चलना है। कई बार वो बोलेगा 1 मोल, तो आप एनर्जी किसके लिए निकालोगे, 1 मोल के लिए निकालोगे। अगर वो बोलेगा 2 मोल्स तो आप एनर्जी किसके लिए निकालोगे, 2 मोल्स के लिए निकालोगे। अगर वो सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल लेता है तो एनर्जी आपकी किसके लिए निकलेगी, एक सिंगल पार्टिकल के लिए निकलेगी। ये हम आने वाले क्वेश्चंस में भी देखेंगे कि कैसे इसका यूज करना है।
अब क्वेश्चन के डिपेंड करता है ना क्वेश्चन पे, कि अगर वो बोले एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल या फिर एनर्जी ऑफ बोल दे कि कंप्लीट गैस, तो डिपेंड करता है, आपकी एनर्जी उस केस में चेंज हो जाएगी। मैम ऑल दिस एक्सप्रेशंस आर एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल गैस, इज इट? हाँ, ये सारे एक्सप्रेशंस आपके आइडियल गैस के लिए डिराइव्ड है। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में कंडीशन आपको गिवन है कि दैट दिस इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल रियल गैस आल्सो, बट वो क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन करेगा। बट ये सारे के सारे किसके लिए एप्लीकेबल है? आइडियल गैस के लिए। अगर किसी क्वेश्चन में अगर लिख देता है आइडियल गैस, आइडियल गैस का मतलब ये है कि जितना भी अभी तक हमने पढ़ा वो सारा का सारा वहां पे एप्लीकेबल है। मींस किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि वो डायरेक्टली लिख देगा आइडियल गैस। आइडियल गैस का मतलब ये है कि जो पढ़ा है वो सारा एप्लीकेबल है वहां पे। ये हिडन इंफॉर्मेशन होती है हमेशा क्वेश्चन में, ठीक है? ठीक है, ओके। सब लोगों को समझ तो आया ना? स्टार्टिंग में तो एक लड़की ने बोला कि फील नहीं आता भाई कोई फीमेल टीचर पढ़ाए, तो आप लोगों को सबको समझ आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, जितना भी अभी तक आपको करवाया आप इसका रिवीजन करके आएंगे, और अगर आप चाहें तो जो गर्ग बंसल एंड घोष मैंने बुक आपको बताया उससे एक बार इसके पोस्टुलेट रीड भी कर सकते हैं, ठीक है? उससे क्या होता है कि क्वेश्चन अगर आप बुक को थोड़ा थोड़ा रीड करते रहोगे तो आप जो टेक्निकल वर्ड्स जो आपके एग्जामिनर हो सकता है कि उसको यूज करें, उससे आप थोड़ा मतलब फेमिलियर हो जाओगे कि इस टाइप का भी पूछ सकता है, ठीक है? बाकी अदरवाइज तो मैं हर वर्ड का मीनिंग यहाँ पे करवाऊंगी, तो ज्यादा वरी करने की आपको जरूरत नहीं है। ओके देन, ठीक है, तो मैं क्लास को एंड करती हूँ। ओके देन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके संचित वेलकम, रोनाल्ड वेलकम। चलो ठीक है फिर, हाँ ओके।